नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसी। आज मैं आपको बताती हूं भारत की एक लड़की विदेश चली जाती है काम करने के लिए। इन्होंने नर्सिंग कोर्स कर रखा था और अपनी नर्सिंग की ही जॉब वहां कर रही थी। इसी दौरान कुछ प्रॉब्लम्स इनको आ जाती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती है। इनके हस्बैंड जो थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और उनको एक बेटी भी हो जाती है जिसकी परवरिश और काम करना, परवरिश करना, पैसे कमाना और घर चलाना, इसमें थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है। इनके पति बेटी को लेकर भारत वापस आ जाते हैं और निमिषा वहीं कुछ काम करती रहती हैं। निमिषा और उनके पति के बीच बातचीत हुई थी कि अगर कोई दिक्कत होगी तो निमिषा भी भारत आ जाएंगी और फिर भारत में रहकर दोनों पति पत्नी काम करेंगे। लेकिन वहाँ कुछ लड़ाई शुरू हो जाती है यमन में, और जो भी विदेश से आने वाले बाहर से आने जाने वाले लोगों के जो हैं वीजा रुक जाते हैं, पासपोर्ट रुक जाते हैं। इससे निमिषा वहीं फंस जाती हैं। अब निमिषा जिस हॉस्पिटल में काम करती थी, एक्चुअली में वो सब कुछ बंद हो जाता है, तो निमिषा को थोड़ी सी परेशानी हो जाती है पैसों की। इसके लिए वह यमन के एक नागरिक के साथ मिलकर क्लिनिक खोलने का फैसला करती हैं, क्योंकि यमन में क्लिनिक चलाने के लिए एक यामनिक नागरिक आपका उसमें पार्टनर हो, उसके ही सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। इसके बाद आपको वहाँ लाइसेंस मिलता है। तो यमनिक नागरिक जो थे जलालुद्दीन, उनके साथ इनने पार्टनरशिप में एक क्लिनिक खोल लेती हैं वहाँ। और फिर जो जरूरी कागजात के रूप में ये उनके मैरिज सर्टिफिकेट, उनका वीजा, पासपोर्ट और जरूरी डॉक्यूमेंट्स जो भी होते हैं निमिषा के, जलालुद्दीन रख लेते हैं अपने पास, ये कहकर कि इसके कुछ लाइसेंस वगैरह बनवाने हैं, पास करवाने हैं। इसीलिए निमिषा से एक बात और भी कहते हैं जलालुद्दीन की, मुझे हम दोनों अगर पति पत्नी के रूप में रहेंगे, सरकार को ये शो कर देंगे कि हम दोनों पति पत्नी हैं, तो फिर हमारा जो लाइफ है वो और आसान हो जाएगा, हमारा क्लिनिक और अच्छे से चलेगा, जल्दी से लाइसेंस मिल जाएगा। ऐसे कुछ बात वो करते हैं और मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं जलालुद्दीन निमिषा की शादी का, जो कि निमिषा को कुछ ठीक नहीं लगता है। वो इसका विरोध करती हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स वापस मांगती हैं भारत जाने के लिए। लेकिन जलालुद्दीन जो है उनको उनके डॉक्यूमेंट्स वापस भी नहीं देता है और उनके साथ पत्नी जैसा व्यवहार करने की कोशिश करता है। निमिषा लगातार इन बातों का विरोध करती रहती हैं, लेकिन जलालुद्दीन मानता नहीं है। इसके बाद निमिषा एक प्लान बनाती है कि मुझे इस व्यक्ति से छुटकारा पाना है, भारत वापस जाना है। तो वो उनको बेहोशी का इंजेक्शन देती हैं और सोचती हैं कि बेहोश ये व्यक्ति हो जाएगा तो मैं अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ ढूंढ लूंगी ऑफिस में, क्लिनिक में, और लेके यहाँ से चली जाऊंगी। जैसे ही वो उनको बेहोशी का इंजेक्शन देती हैं, थोड़ी देर के लिए जलालुद्दीन बेहोश हो जाते हैं, लेकिन उनको होश आ जाता है जल्दी ही। इस पर निमिषा घबरा जाती हैं और घबराहट में वह एक और ओवरडोज का इंजेक्शन उन्हें दे देती है बेहोशी का, जिस पर जलालुद्दीन की मौत हो जाती है। निमिषा को नहीं मालूम था कि इनकी मौत हो गई है, वो उनको बेहोश ही समझ रही थी और अपना काम कर रही थी। इतने में जलालुद्दीन के परिवार के कोई सदस्य क्लिनिक आ जाता है और ये सब कुछ देख लेता है और मौके पर ही उन पुलिस बुला लेते हैं। निमिषा गिरफ्तार हो जाती हैं। निमिषा अपनी सफाई में बहुत कुछ कहती हैं, लेकिन कोई सुनाई नहीं होती है। सना की निचली अदालत में निमिषा पर केस चलता है जलालुद्दीन को मारने का और लाश छुपाने का। इसके बाद 2-3 साल 2017 में ये केस चलना शुरू होता है। 2022 तक इनको फांसी की सजा निचली अदालत में सुना दी जाती है और साथ ही ये कहा जाता है कि इनको एक मौका दिया जाता है। निमिषा फिर से अपना पक्ष रखती हैं और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करती हैं अपनी फांसी की सजा रुकवाने और उम्र कैद में बदलवाने के लिए। वहीं दूसरी यहाँ एक ब्लड मनी कानून भी चलता है, जिससे पीड़ित पक्ष जो होता है, अगर उससे जो होता है अपराधी वो माफ़ी मांग ले या उसको कुछ माफ़ी के नामा के तौर पे कुछ उनको पैसे दे दे, और ये बात मरने वाले के परिवार पर डिपेंड करती है कि वो उन्हीं को माफ़ कर दे और उनसे कुछ पैसे ले ले। तो इस ब्लड मनी के द्वारा भी जो उम्र कैद हुई है, जो फांसी हुई है, वो रुक सकती है, जीवन दान मिल सकता है। तो यहाँ निमिषा ने ये भी बात अपने परिवार को बताई। उनके पति उनकी बेटी को लेकर, उनकी जो एक माँ हैं वो भी भारत से जाते हैं और पति के पास इतना पैसा नहीं था कि वो
उन पीड़ित परिवार को इतना पैसा दे सके। बात तय हुई थी कि पीड़ित परिवार को 1,75,00,000 यानी कुछ लाख रुपए दिए जाए। तो उनके पति ऑटो चलाते थे, इतना पैसा तो उन पे था नहीं। वो उनकी निमिषा की माँ का ध्यान रख रहे थे, खुद की बेटी का भी और खुद का भी। वो भारत में केरल में रह रहे थे और यहीं उन्होंने एक इसकी फंड योजना बनाई थी। उन्होंने सोशल मीडिया पे भी शेयर किया था कि मुझे फंड के लिए, तो कुछ सोशल मीडिया से भी पैसा इकट्ठा हुआ था, लेकिन इतना नहीं हो पाया था। सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस चलता रहा और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी निचली कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए निमिषा को जो है फांसी की सजा जो बरकरार रखी। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति के पर क्षमा पत्र लिखा कि मुझे माफ़ीनामा दे दिया जाए और मेरी जो उम्र कैद में बदल दी जाए, जो फांसी की सज़ा है। तो कुछ दिन इस पर भी विचार चला। इसके बाद राष्ट्रपति ने भी इसके मोहर लगा दी कि ये जो आपके लिए सज़ा है ये टाली नहीं जाएगी, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उसके अनुसार 31 जनवरी 2025 तक निमिषा को फांसी हो सकती है। इसमें 1 महीने का मोहलत और राष्ट्रपति के द्वारा दिया है कि अगर तुम पीड़ित पक्ष के और तुम्हारा पक्ष कोई ऐसा, तुम दोनों के बीच में आपसी मनमुटाव खत्म होके कोई अगर ऐसा परस्पर समझौता होता है जिससे तुम्हारी ये सजा, तो तुम्हारे पास इतना ही वक्त है। नहीं तो अगर उनका पीड़ित परिवार इनको माफ़ नहीं करता है, कुछ भी समझौता नहीं करता है, तो फिर 31 जनवरी तक निमिषा को फांसी हो जाएगी। और ऐसा ही मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रहे हैं। तो ये पूरा केस है केरल के तिरुवनंतपुरम के पल्लव घर में जन्मी निमिषा प्रिया। बचपन से ही पढ़ लिख कर नर्स का डिप्लोमा इन्होंने किया था। इसके बाद 2011 में इन्होंने शादी की और शादी के बाद ये पैसे कमाने के लिए, नौकरी करने के लिए अपने पति के साथ यमन की राजधानी सना में जा रहती हैं और फिर उनके साथ ये सब कुछ हो जाता है। तो देखिए अभी भी थोड़ा सा वक्त है और अगर इसमें कुछ हो सकता है तो निमिषा की ये जो फांसी की सज़ा है ये टल सकती है। नहीं तो फिर मीडिया रिपोर्ट्स ये पुष्टि कर रहे हैं कि 31 जनवरी तक ये सब कुछ हो जाएगा। इस बीच भारत की सरकार ने भी वहाँ की सरकार से बातचीत की, लेकिन पीड़ित पक्ष का ये कहना है कि निमिषा ने उनके बेटे की गैर इरादतन नहीं, जानबूझकर हत्या की है। और निमिषा पहले उनके साथ पति पत्नी जैसी रही, उसके बाद निमिषा ने उनको धोखा दिया और निमिषा ने धोखे से उनको मार दिया है। तो पीड़ित पक्ष के जो परिवार हैं वो निमिषा को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है और जब वो लोग केस चला ही रहे हैं तो फिर वहाँ की सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। निमिषा को सज़ा देने के लिए ही वह बंधी हुई है। फिर भी निमिषा को 31 जनवरी तक का समय दिया गया है। निमिषा के परिवार वाले और पीड़ित परिवार वाले, अगर इन दोनों के बीच कोई समझौता हो सकता है तो ये बच सकती है। नहीं तो 2017 से 2024 तक निमिषा अभी जेल में ही रही थी यमन की, और वहीं से इनका केस वगैरह सुनवाई चल रही थी और बचाव के भी कई कोशिश इनके बीच में किए गए, लेकिन पीड़ित पक्ष ने किसी प्रकार का समझौता करने से इनकार कर दिया है। या फिर जो उन्होंने समय दिया था, कितने समय तक इतनी ब्लड मनी इनको दे दी जाए, उस समय तक पैसे शायद इन तक नहीं पहुंच पाए होंगे। अब जो भी है इस पर कार्रवाई तो हो ही रही है, लेकिन इस कहानी को सुनाने के पीछे हम आपको सिर्फ इतना ही संदेश देना चाहते हैं कि अपना देश अपना है, अपना घर, अपना भारत सबसे प्यारा है सारी दुनिया से, और सबका देश अपने उनके सदस्यों के लिए प्यारा ही होता है। हमारा देश भी हमारे लिए प्यारा है। तो घर में ही रहकर रोटी कमाइए, खाइए, सुकून से रहिए अपने परिवार, अपने लोगों के साथ। इधर उधर जाने की क्या ज़रूरत है। और इच्छा है तो ठीक है, विदेश जाना, घूमना फिरना ये एक अलग बात होती है, वहाँ जाके रहना, नौकरी करना, सेटल होना है। बहुत सारे लाखों लोग रह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि सब जगह गड़बड़ होती है, किसी किसी के साथ कुछ घटना घट जाती है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि सभी लोग। जहाँ तक है कि अपने ही घर में रहें, अपने ही देश रहें, अपने ही लोगों के साथ रहें। जबकि आपका परिवार बहुत सीमित है, माँ है और पति पत्नी हो, ज़्यादा तो लोग हो नहीं, तो फिर अपने ही घर में रहो, सुकून से ज़िंदगी जियो। अच्छा, आपको कहानी कैसी लगती है, कहाँ से आप सुन रहे हैं, अपना नाम और उस जगह का नाम ज़रूर बताएं और
वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अच्छी अच्छी कहानियाँ, ब्लॉग्स और इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए।